गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रकाश खंडेलवाल, जीएस फैकल्टी, दून डिफेंस एकेडमी, देहरादून। बच्चों, आज हम आपके लिए जो सेशन लेके आए हैं वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें जो सिलेबस कंप्लीट करना है उसमें आज ये पहला टॉपिक है आपका अमेरिकन रिवॉल्ट। अमेरिकन रिवॉल्ट के बाद हम फ्रेंच रिवॉल्ट पढ़ेंगे, फिर रशियन रिवॉल्ट पढ़ेंगे और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। ये सभी हम टॉपिक पढ़ेंगे। 4 टॉपिक आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के कवर किए जाएंगे। आज आपका पहला टॉपिक कंप्लीट किया जा रहा है अमेरिकन रिवॉल्ट। ध्यान से पढ़ना है। ये जो आपको इमेज दिख रही है, इस इमेज के अंदर जिस पर्सनालिटी की बात करेंगे हम, जो पर्सन यहां पे आपको दिख रहा है वो है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन का अमेरिकन रिवॉल्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ये ध्यान रख के चलना है। अमेरिकन फ्रीडम में ये कमांडर थे और इनके ही बदौलत अमेरिका इस रिवॉल्ट को जीता है। अब आप कहोगे सर ये रिवॉल्ट हुआ क्यों, इसका रीजंस क्या रहा? देखिए, अमेरिका जो आज अमेरिका बना हुआ है वो इंग्लैंड से ही आने वाले लोगों के द्वारा बिल्ड किया गया है। मतलब इंग्लैंड के अंदर कुछ रिलीजियस पॉइंटों पे प्रॉब्लम थी, सोशल पॉइंटों पे लोगों को दिक्कत थी। इस वजह से इंग्लैंड के बहुत सारे लोग कहां मूव कर गए? अमेरिका में। अमेरिका जाने के बाद उन्होंने वहां पर, वो एक डेड लैंड थी, कोई खास अच्छी फर्टाइल लैंड नहीं थी, बट अपने मेहनत के बलबूते पर उन्होंने जिस लैंड को डेवलप किया वो अमेरिका बना। जब ये प्रोसेस ग्रो करने लगा, अमेरिका जब डेवलप होने लगा, तो सबसे बड़ी दिक्कत इंग्लैंड को आई, क्योंकि इंग्लैंड के लिए, अब देखो, जब वो बेकार लैंड थी तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जब वो डेवलप हो गया तो इंग्लैंड को लगा कि क्यों ना यहां से हम टैक्सेस ले सकते हैं। तो अनफेयर टैक्स का लिया जाना, आप ये मान के चलिए, द मेजर इमीडिएट कॉज ऑफ अमेरिकन रिवॉल्ट, हम कह सकते हैं कि अनफेयर टैक्स ही अमेरिकन रिवॉल्ट को डेवलप कर रहे थे। शुरुआत हम करते हैं इस टॉपिक की, ध्यान से देखना। सबसे पहले जिस व्यक्ति की बात करूंगा वो है 1492, एक इटली का सेलर है कोलंबस। कोलंबस, एक्चुअली में कोलंबस की पहली मुलाकात पुर्तगाल के राजा के साथ हुई, लेकिन पुर्तगाल के राजा ने इस पर फंड लगाने से मना कर दिया, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो यहां पे स्पेन ने फंड जनरेट किया था कोलंबस के लिए। तो स्पेन के थ्रू, आपको ध्यान रखना है, स्पेन के थ्रू ये मूव कर रहा है। खोजना था इंडिया, मतलब भारत की यात्रा करनी थी, एशिया के देशों पे व्यापार करना था। तो कोलंबस क्रॉस करता है अटलांटिक ओशन, आप देखें यूरोप से चलना शुरू करता है, अटलांटिक ओशन क्रॉस कर रहा है एंड स्टार्ट ट्रेवलिंग वेस्ट टू रीच एशिया, बट ही रीच अमेरिका। इसे आना तो एशिया था, इसे लगा, इससे किसी ने कहा होगा कि अगर आप वेस्ट की ओर बढ़ते हो तो आप एशिया पहुंच जाओगे, लेकिन ये पहुंच गया अमेरिका। यहां पर सेटलमेंट बिल्ड हो गया नॉर्थ अमेरिका में, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन क्रॉस करते हुए अमेरिका पहुंच गया कोलंबस। इसके बाद ये तो एक पहली खोज मान लेते हैं, क्योंकि आना तो भारत के लिए था, लेकिन पहुंच गया अमेरिका। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी 1492 में। ओके, एक और इटली का सेलर है, नाम है अमेरिकस वेस्पूसी। ये हेल्प ऑफ पुर्तगाल की सहायता को, तो उस समय 2 ही ऐसे देश हैं, एक स्पेन और एक पुर्तगाल। पोर्टुगीज और स्पेन दोनों ही ट्रैवलिंग पे पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। उन्हें ही नए एक नेविगेशन फील्ड चाहिए जो दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए यूज किए जा सके, इसीलिए वो यहां की रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। तो स्पेन और पुर्तगाल, ये हेल्प ऑफ पुर्तगाल की सहायता से आया। ऑल्सो वेंट टू अमेरिका इन 1501, और ये कब आया? 1501 में आया, अमेरिकस वेस्पूसी। ध्यान देना, इन 1507 दिस न्यू कॉन्टिनेंट वॉज नेम आफ्टर हिम, अमेरिका। तो देखो, अमेरिका वेस्पूसी के नाम पर ही इस कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका रखा गया, कोलंबस के नाम पे नहीं रखा गया। कोलंबस ने जबकि इस एरिया की खोज भी की थी, लेकिन उनके सम्मान में इसका नाम अमेरिका नहीं रखा गया था। अमेरिका नाम रखा गया था अमेरिकन वेस्पूसी के नाम पर। हाँ, आगे चलकर कोलंबिया जो एरिया है अमेरिका का, उसको दिया गया नाम कोलंबस के सम्मान में, यह ध्यान रख के चलना है, ठीक है। स्पेन पहली कंट्री है जिसने अपनी कॉलोनीज बिल्ड की है इस नए कंट्री अमेरिका के अंदर। स्पेन के थ्रू पहला जो सेटलमेंट हुआ है वो फ्लोरिडा में हुआ है इन 1565 के अंदर, फ्लोरिडा, ध्यान देना। एंड स्टैब्लिश ए सेटलमेंट कॉल्ड सेंट ऑगस्टिन। तो ये सेंट ऑगस्टिन जो बिल्ड हुआ है
फ्लोरिडा के अंदर वो स्पेन के द्वारा बसाई गई पहली कॉलोनी है और ये पहला सेटलमेंट है किसी भी यूरोपियंस का अमेरिका में। ये ध्यान रख के चलना, पहला सेटलमेंट है किसी भी यूरोपियंस का, कहां पर? यूएस में, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। नेक्स्ट 1606 में 120 ब्रिटिश कैप्टन क्रिस्टोफर के द्वारा फॉर एस्टेब्लिश ए कॉलोनी नेम वर्जीनिया, एक और सेटलमेंट बिल्ड हुआ। ये वर्जीनिया जो बिल्ड किया गया, ये अंग्रेज हैं कैप्टन क्रिस्टोफर, उनके द्वारा अमेरिका में एक और सेटलमेंट बिल्ड हुआ था वर्जीनिया, जो कि एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड के नाम पे रखा गया था, उसका शहर का नाम। वर्जीनिया शहर जो नाम दिया गया था, ये इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के मतलब नाम पे दिया गया, आप ये मान सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को ही रिप्रेजेंट करते हुए वर्जीनिया बिल्ड हुआ। तो अंग्रेजों का पहला सेटलमेंट है, ध्यान रखना। इन 1733 अमेरिका में टोटल कितने बने सेटलमेंट? 13। अमेरिका में 13 सेटलमेंट बनाए गए ब्रिटिश के द्वारा, मतलब पूरा कंप्लीट जो अमेरिका बना शुरुआत में 13 था, अब तो 50 हो चुका है। टोटल स्टेट अमेरिका में 50 स्टेट हैं, ठीक है। कॉलोनीज इन द यूनाइटेड स्टेट बाय द मेन रिवर इन द नॉर्थ टू जॉर्जिया इन द साउथ, जिसके नॉर्थ में है मेन रिवर और साउथ में उसके जॉर्जिया है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है इनिशियली सेटलमेंट इन अमेरिका, तो आप 13 करना। तो अमेरिका में शुरुआत में 13 कॉलोनीज थी, ये ध्यान रखकर चलना। अमेरिका 13 कॉलोनीज से मिलकर बनाया गया था, ठीक है। The government of England had made no direct contribution in establishing any colony other than the Georgia। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, ये ध्यान रख के चलना। अमेरिका में बसाए गए या बनाए गए जितनी भी कॉलोनीज हैं, उनमें जॉर्जिया को छोड़कर किसी भी कॉलोनी के सेटलमेंट में ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बट जॉर्जिया को बिल्ड करने में ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होगा, ये ध्यान रख के चलना। तो जॉर्जिया ब्रिटिश के द्वारा डेवलप किया गया द ओनली वन कॉलोनीज होगी इन अमेरिका, ठीक है। फैक्टर ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो किसी भी वॉर को करने के लिए उसके पीछे का फैक्टर आपको देखना होता है कि क्या मेजर फैक्टर रहे अमेरिकन वॉर के। तो कौन कौन से फैक्टर होंगे? सबसे पहला पॉइंट आता है इंटेलेक्चुअल जो होता है, ये वो लोग होते हैं बच्चा जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान जो लोग होते हैं, समाज में इनका काफी दबदबा होता है, काफी स्टेटस होता है। एक पढ़े लिखे लोगों के द्वारा क्रांति होना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। किसी भी रिवॉल्ट को करने में मिडिल ग्रुप का बड़ा हाथ रहा है। आप चाहे किसी भी रिवॉल्ट को पढ़े, वहां मिडिल मैन जो मिडिल ग्रुप होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रूसो के बारे में कहा जाता है बच्चा, रूसो की बड़ी फेमस बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं कि रूसो की वजह से फ्रांस में क्रांति हुई, रूसो की वजह से रूस में क्रांति हुई। तो वो बुक का इतना बड़ा दबदबा था कि एक राइटर है वॉल्टेयर, तो वॉल्टेयर डरता था उस बुक से। तो कहते हैं रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था। वो कहता है इस बुक ने इतनी क्रांतियां करा रखी, तो ये बड़ी खतरनाक किताब है, इतना डर था उसे। समझ रहे हैं आप? तो इंटेलेक्चुअल जो पॉइंट है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, ये आपको देना। मेजर कॉज ऑफ द अमेरिकन फ्रीडम में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है। द कॉलोनिस्ट वर ओरिजिनली हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय रूसो की बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उससे बड़े प्रभावित हैं। एक और बुक है ट्राइज ऑफ गवर्नमेंट जो जॉन लॉक की है। आपको दो किताबों का ध्यान रखना है कि अमेरिकन रिवॉल्ट में किन किन किताबों का हाथ रहा या किन किन लोगों का रोल प्ले हुआ। एक तो रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट का और एक जॉन लॉक की ट्राइज ऑफ गवर्नमेंट का। यह भी सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ध्यान देना, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति है और आपके एनडीए का सवाल भी है। ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान देना। बेंजामिन फ्रैंकलिन स्टैब्लिश एन आइडिया सेंटर दैट नॉन एज द अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी। यह क्वेश्चन सीधा पूछा गया था, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन इंग्लैंड में रहते थे उस समय, और इंग्लैंड की सरकार को टैक्स लगाने के लिए इन्होंने ही एडवाइस किया था कि लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नेगेटिव व्यक्ति है, नहीं, इन्हें लगा कि छोटे मोटे टैक्स लगाने से कोई खास बड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, बड़ी दिक्कत आई थी आगे चलकर। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो सोसाइटी है
जो इंस्टीट्यूशंस है उसका नाम क्या हो गया आप आराम से, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी बिल्ड की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। द बोस्टन न्यूज लेटर अमेरिका का पहला न्यूज पेपर होगा, न्यूज पेपर है आपके अमेरिका का पहला, जो कि 1704 में बिल्ड हुआ था जॉन केबल के द्वारा। इसका नाम है बोस्टन न्यूज लेटर, द फर्स्ट न्यूज पेपर इन अमेरिका। ठीक है, एक बड़ी पॉपुलर बुक है कॉमन सेंस, थॉमस पेन की बुक है और ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया सवाल है। कॉमन सेंस का भी काफी बड़ा रोल रहा है अमेरिकन रिवॉल्ट के अंदर। ठीक है, थॉमस पेन की बुक है द इमीडिएट कॉज, इसको ध्यान देना, द इमीडिएट कॉज ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज द इंपोजिशन ऑफ सम अनफेयर टैक्स ऑन द कॉलोनिस्ट। कॉलोनीज पे लगाए गए अनफेयर टैक्स अमेरिकन रिवॉल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये ध्यान रख के चलना है। तो अनफेयर टैक्स को ध्यान देना है, इसकी वजह से हुआ था अमेरिकन रिवॉल्ट। अब कौन कौन से अनफेयर टैक्स होंगे एक बार ध्यान देना है। ग्रीनविले पॉलिसी, अभी ग्रीनविले कौन है जिसके द्वारा पॉलिसी बनाई गई है और उससे क्या विरोध होने वाले हैं देखिए। जब ग्रीनविले प्राइम मिनिस्टर बने 1763 में, ग्रीनविले उन्हें ऐसा लगा कि अमेरिका वॉज गोइंग टू बी टू हाई एंड टैक्सेस वर लेस। उन्हें लगा कि अमेरिका पर जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं शायद उतना टैक्स मिल नहीं रहा है। ठीक, उनकी सोच थी ऐसी। उन्हें लगा होगा कि अमेरिका पर जितना खर्च किया जा रहा है उससे कुछ बहुत कम हमें वहां से प्राप्त हो रहा है, तो क्यों ना हम अमेरिका पे टैक्स लगा दें। तो इसीलिए उन्होंने ग्रीनविले ने क्या किया, अमेरिका पे कुछ टैक्स प्रपोज कर दिए। तो फॉर्ड टैक्स लगाए, 4 ऐसे टैक्स लगाए जो बड़े काम के हैं। नंबर 1 शुगर एक्ट लगाया गया। शुगर एक्ट 1764 का है, सबसे पहले इसी को लगाया गया था, शुगर एक्ट को। क्या था शुगर एक्ट, देखिए इस एक्ट में यह था कि जो सीरा है जिसे शुगर बनेगी, सीरा है, शुगर है, अगर वो डच और फ्रेंच से बड़ी सस्ती रेट पे खरीद रहे थे पहले, अमेरिकन लोग डचों से और फ्रांसीसियों से सीरा और जो चीनी है वो सस्ती रेट पे खरीद रहे थे, लेकिन अब ये बैन लगा दिया है। कस्टम ड्यूटी वाज इंक्रीज, तो अब क्या कर दिया है, उन पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। मतलब अगर वो सामान खरीदेंगे, सिंपल सी बात है, किसी अदर से तो कस्टम देना पड़ेगा और वो ज्यादा होगा। अगर कस्टम ज्यादा होगा तो अब रेट ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि पहले वो चीज सस्ती मिल रही थी लेकिन कस्टम बढ़ने से रेट ज्यादा हो जाएगी, तो कस्टम बढ़ा दी गई है। इसलिए अब उन्हें फ्रांसीसी से और डचों से मिलने वाली शुगर महंगी मिल रही है। ठीक है, अब इसीलिए अमेरिका की जो कॉलोनीज है उसमें इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि वो इसको देने के पक्ष में नहीं है। नेक्स्ट, अगला टैक्स है स्टाम्प एक्ट। ये हुआ 1765 के अंदर। इसमें यह था कि स्टाम्प कंपलसरी कर दिए गए, गवर्नमेंट कोर्ट स्टाम्प पेपर वाज इंट्रोड्यूस। ठीक है, ये मैंडेटरी हो गए सभी चीज में, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल जितने भी एग्रीमेंट होंगे सब पर आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ये रूल हो गया कि स्टाम्प तो लगाने पड़ेंगे, चाहे ऑफिशियल काम करो चाहे नॉन ऑफिशियल वर्क करो, सब पे आपको स्टाम्प लगाने होंगे, जुडिशियल काम में भी और नॉन जुडिशियल एक्टिविटी में भी। तो स्टाम्प एक्ट जो था, ध्यान देना, ग्रीनविले पॉलिसी में सबसे ज्यादा जो विरोध हुआ था वो स्टाम्प एक्ट का ही हुआ था। इसलिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन है स्टाम्प एक्ट, आपके इंडिया में आया हुआ सवाल भी है। ठीक है, देखिए स्टाम्प एक्ट वाज प्रपोज किया गया था इन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। 9 सेटलमेंट, जो 9 कॉलोनीज हैं, 9 कॉलोनीज अपोज इंग्लैंड फंडामेंटल राइट टू टैक्स इन अमेरिका ए कन्वेक्शन टैक्स इन न्यूयॉर्क। इसके लिए सेशन हुआ न्यूयॉर्क में। ध्यान देना, स्टाम्प एक्ट के विरोध में क्वेश्चन आया हुआ आपके एनडीए में कि स्टाम्प एक्ट के विरोध में कितनी कॉलोनीज के लोगों ने न्यूयॉर्क के अंदर मिलकर विरोध किया था। तो 9 कॉलोनीज, टोटल कितनी थी 13, तो 13 नहीं आई थी, पर 9 कॉलोनीज ने मिलकर स्टाम्प एक्ट को अपोज किया। कहां पर, न्यूयॉर्क के अंदर। यह ध्यान रख के चलना है। ठीक है, फॉर दिस रीजन द न्यू स्लोगन इन अमेरिका इज नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन एक स्लोगन बड़ा फेमस हुआ इस अमेरिकी रिवॉल्ट के टाइम पर। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, दैट इज नो अमेरिकन सिट इन द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड डज नॉट हैव दैट राइट टू टैक्स इन अमेरिका। क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव हमारे है नहीं,
हम अमेरिका की पार्लियामेंट में नहीं बैठते, और चूंकि ये जो टैक्स लगे हैं वो अमेरिकन पार्लियामेंट लगाए हैं, तो टैक्स भी किसने लगाए? अमेरिकन पार्लियामेंट ने। लेकिन हम अमेरिकन पार्लियामेंट में हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं ना, और अगर हमारा अमेरिकन पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो हम, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में अगर हमारा कोई अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लगाए गए किसी भी टैक्स को हम नहीं मानते, किसी भी टैक्स को हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये था इसके अंदर, ठीक है। तो नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशंस किस एक्ट के थ्रू दिया गया स्लोगन होगा? तो आप आंसर करेंगे स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट का ये विरोध है, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर एक पॉइंट और रखा गया, द कॉलोनिस्ट सेड दैट दे हैड ए लीगल रिलेशनशिप विद द एम्परर। कॉलोनीज कहती है अमेरिका की, हमारे एम्परर के साथ, सम्राट के साथ एक लीगल रिलेशनशिप है। इवन इफ द एम्परर नीड मनी फ्रॉम ए कॉलोनी ही कैन गिव इट, बट द ब्रिटिश पार्लियामेंट डज नॉट हैव दिस राइट। अगर सम्राट को, महाराज को, ब्रिटिश जो सम्राट है, अगर उसको कोई पैसे की दिक्कत है, अगर उसको कोई फंड की दिक्कत है, तो एज ए हम उनके लीगल रिलेशन में है, क्योंकि हम भी वहीं से निकल के आए, तो हम उसे पैसा पे करेंगे। हम मतलब महाराज को पैसा पे करेंगे, सम्राट को पैसा पे करेंगे, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट को हम पे कोई टैक्स लगाने की अनुमति नहीं होगी, उसे कोई राइट्स नहीं होगा। सिंपल सी बात है, वो उससे राइट्स नहीं मानते, ठीक है। और इसी समय सन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड डॉटर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसी भी कुछ अमेरिका के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होने लगी है, ठीक है। सन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड डॉटर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस किस एक्ट में डेवलप हुई? तो आंसर क्या करना है? स्टाम्प एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, पैट्रिक हेनरी कहता है यहां पे, अपोज द स्टाम्प एक्ट एंड सेड गिव मी फ्रीडम और एल्स डाई। पैट्रिक हेनरी, यहां पे एक कोटेशन यूज की गई है, या तो मुझे फ्रीडम दो या मृत्यु दो। ये स्टाम्प एक्ट के विरोध में उनका स्टेटमेंट है पैट्रिक हेनरी का। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ओके, देखो स्टाम्प एक्ट से पहले एक और एक्ट पास हुआ था, करेंसी एक्ट। ये दो 1764 के हैं और दो 1765 में होने वाले हैं, ठीक है। तो शुगर एक्ट के बाद आप करेंसी एक्ट जमाएंगे, फिर आप स्टाम्प एक्ट जमाएंगे, फिर आप क्वार्टरिंग एक्ट जमाएंगे, जो भी लास्ट में आएगा। अकॉर्डिंग टू द करेंसी एक्ट, द लच एंड पेपर करेंसी प्रिवलेंट विद अदर कंट्रीज in the American colonies were banned in which only English currency could be used। देखो, आज से पहले अमेरिका में ट्रेडिंग जो होती थी वो किसी भी करेंसी से हो सकती है। कोई भी देश बाहर से आके अमेरिका में ट्रेडिंग कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस करेंसी एक्ट में ये हुआ कि आज के बाद जो बाहर से जो भी करेंसी आएगी वो बैन है, और सिर्फ अमेरिका में कौन सी करेंसी अवेलेबल होगी? सिर्फ इंग्लिश। हमारी जो करेंसी है वही चलेगी अमेरिका के अंदर, और किसी भी करेंसी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये तो एक तरह से मोनोपोली हो गई। मतलब तो ये वाली बात होगी कि जो भी सामान अब खरीदा जाएगा ब्रिटिश करेंसी में खरीदा जाएगा। तो क्या आपको लगता है जो इतने सारे एक्ट्स का विरोध कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो करेंसी एक्ट को विरोध में नहीं लेंगे? नहीं, बिल्कुल लेके आएंगे, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, क्योंकि यहां से ब्रिटिश मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। अगर बाई चांस इनको मौका दे जाए कि भाई आपकी करेंसी वैलिड होगी, तो कोई भी देश ट्रेड करेगा ही नहीं। तो ये तो प्रॉब्लम है, ठीक है। यह है क्वार्टरिंग एक्ट जो 1765 हुआ। क्वार्टरिंग एक्ट में क्या होता है? देखो यहां पर आपको ध्यान रखना, लोकल गवर्नमेंट ऑफ द अमेरिकन कॉलोनीज टू प्रोवाइड द ब्रिटिश सोल्जर्स विद हाउसिंग एंड फूड। देखो इसमें क्या होगा, इसमें यह होता है क्वार्टरिंग एक्ट में, अब ब्रिटिश जो सैनिक होंगे, ब्रिटिश सोल्जर्स को अमेरिका में रहने के लिए क्वार्टर मिलेंगे, अमेरिका ही उनका फूड भी देगा। मतलब ब्रिटिश फौज अमेरिका में रहेगी और उस फौज का सारा खर्चा, उस सारे फौज को रहने की जगह, ये सब कौन देगा? अमेरिका देगा। तो ये भी एक अनफेयर टैक्स है। तो हम क्यों दें? फौज आपकी, सेना आपकी रह हमारे यहां पे आप रहे हो, तो ये तो प्रॉब्लम ही है ना। तो कभी भी कॉलोनीज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो चारों टैक्स ध्यान देना, द फर्स्ट शुगर टैक्स, सेकंड करेंसी टैक्स, थर्ड स्टाम्प एक्ट एंड फोर आपका क्वार्टरिंग, लास्ट ये था। इन्हें हम सीक्वेंस में जमा सकते हैं। तो यहां चारों ही अनफेयर टैक्सों का विरोध किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, रॉकिंगम गवर्नमेंट बन के आई। तो रॉकिंगम गवर्नमेंट ने क्या किया? जो ग्रीनविले जो गवर्नमेंट के टैक्स हैं
1765 में ग्रीनविले गवर्नमेंट के टैक्सों को रॉकिंगम गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये कर ठीक नहीं है, हम इन्हें कैंसिल करते हैं। मेनली 1765 मेनली किसको वेव किया? स्टाम्प एक्ट, क्योंकि उसी का विरोध सबसे ज्यादा था। तो स्टाम्प एक्ट को क्लोज किया 1766 में, ध्यान देना है। किसने क्लोज किया? रॉकिंगम गवर्नमेंट ने क्लोज किया, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो अनाउंस दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड हैज एवरी राइट टू टैक्स अमेरिका। लेकिन एक बात बोल दी कि ये ना समझे अमेरिका वाले कि हम आपको किसी एक टैक्स को यहां पे क्लोज कर रहे हैं तो हमारे आपके ऊपर टैक्स लगाने के राइट्स नहीं बनेंगे। नहीं, ये नहीं होगा। एवरी टैक्स लगा सकती है ब्रिटिश पार्लियामेंट अमेरिका पर, यह भी बोल दिया कि हमें टैक्स लगाने के राइट्स हैं अमेरिका पर, ठीक है। तो बात कह भी दी, मतलब अपनी ही बात को यहां पे हाईलाइट कर दिया कि हम टैक्स लगा सकते हैं। टाउनशेंड टैक्स प्लान देखिए, टाउनशेंड टैक्स प्लान क्या है? रॉकिंगम गवर्नमेंट बहुत जल्दी फॉल में चलेगी क्योंकि वहां पे अनस्टेबिलिटी काफी ज्यादा थी, कभी कोई सरकार आ रही है, कभी कोई सरकार आ रही है, तो वहां पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है किसी भी सरकार के पास। अब नई सरकार आ रही है, देखो विलियम पिट की सरकार, रॉकिंगम सरकार के बाद विलियम पिट प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार आई और इस सरकार के अंदर जो टाउनशेंड थे उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। ध्यान रख के चलना, विलियम पिट की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाया गया था? आपके टाउनशेंड को। टाउनशेंड यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर बने इन हिज गवर्नमेंट में, ठीक है। ही इंपोज कस्टम ड्यूटीज इन 1767। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अमेरिका बहुत सारे टैक्सेस का विरोध करता है, बट एक चीज हो सकती है कि अगर हम अमेरिका पर बाहर से कोई टैक्स लगाए, चलो अंदर में जो टैक्स लग रहा है उसका विरोध कर रहा है, अगर हम आउटर टैक्स लगाए तो क्या अमेरिका विरोध करेगा? इसके लिए उन्होंने क्या किया? 1765 में 5 कमोडिटीज पर टैक्स लगाए। किस पर? टी पर, ठीक है, 5, टी हो गया, लेड हो गया, पेपर हो गया, कॉइन मेटल हो गया एंड पेंट। तो 5 इंपॉर्टेंट कमोडिटीज पर टैक्स लगाए गए, टी, लेड, पेपर, कॉइन मेटल और पेंट पर। विद यूएस इंपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका, इसका यूएस इंपोर्ट कर रहा है किससे? इंग्लैंड से। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमसे कोई सामान खरीद रहे हो तब तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए टैक्स के लिए। हाँ, आपके अंदर के हम टैक्स नहीं लगा रहे पर आउटर लगा सकते हैं, ठीक है। बट द अमेरिकन्स रिफ्यूज टू गिव दीज एज वेल। पर अमेरिका अब किसी भी टैक्स को देने के पक्ष में नहीं है, साफ सुथरी बात है। अमेरिका अब किसी भी टैक्स को देने के पक्ष में नहीं है, ना वो इंटरनल टैक्स देगा ना ही आउटर टैक्स देगा, क्योंकि क्लियर है अमेरिका समझ चुका है कि हम ब्रिटेन के किसी भी टैक्स को यहां पे स्टार्ट नहीं करा सकते। चलिए आगे देखिए, टाउनशेंड टैक्स वॉज एबोलिश कर दिए गए 1770 में। यहां पे एक नई सरकार फिर आ गई है, लॉर्ड नॉर्थ गवर्नमेंट, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थ गवर्नमेंट के द्वारा टाउनशेंड टैक्सों को भी समाप्त कर दिया गया। तो मैं पहले कह रहा हूं अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, विलियम पिट के बाद लॉर्ड नॉर्थ आ गए। नेक्स्ट, यह है बोस्टन मैसेकर, ठीक है। बोस्टन ये हम हत्याकांड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये घटना देखो, टाइमिंग का ध्यान देना, समय पूछ सकता है, जब भी कोई इवेंट पूछेगा तो उसमें आपको टाइमिंग पूछेगा, ठीक है। ये मार्च 5 1770, 5 मार्च 1770 की घटना है। 5 पीपल्स मारे गए हैं, एक भीड़ के जो भीड़ हो रखी थी, सोल्जर्स और भीड़ में झगड़ा हुआ होगा, ठीक है। बोस्टन एक सिटी है वहां पर, और इसीलिए इस घटना को हम क्या कहते हैं? बोस्टन मैसेकर या बोस्टन हत्याकांड बोल सकते हैं आप इसे। तो ये आप देख सकते हैं इमेज में, ब्रिटिश फौज के द्वारा जो एक भीड़ पर ये गोलियां चलाई जा रही हैं उसके थ्रू ये घटना हुई, ठीक है। इसमें 5 लोग मारे गए, काफी बड़ा मूवमेंट माना गया अमेरिकन रिवॉल्ट में, काफी बड़ी घटना मानी गई। इससे काफी अमेरिकन नाराज रहेंगे इस घटना के बाद, ध्यान देना है। बोस्टन टी पार्टी, हम बोस्टन टी पार्टी देखो, ये इमेज में आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे लोग यहां पर चाय को समुद्र में फेंक रहे हैं। एक्चुअली बोस्टन टी पार्टी क्यों हुई, इसके पीछे का एक रीजन समझने की कोशिश करिए। बोस्टन टी पार्टी इसलिए हुई, देखो पहले क्या था कि भारत की जो चाय है वो इंग्लैंड के थ्रू अमेरिका पहुंचती थी। अब आप देखो, अब रास्ता आप चेक करो, पहले आप इंडिया में हो, फिर इंडिया से आप ब्रिटेन जा रहे हो, ब्रिटेन से आप अमेरिका जा रहे हो, तो देखो अब इसमें अंतर है, पहले आप यहां जाओ, यहां से यहां आओ, तो दूरी बहुत जा रही है। और इसमें क्या होता है कि जो स्मगलर्स होते हैं उनका काफी ज्यादा रोल प्ले हो जाता है और वो यहां पर काफी महंगाई बढ़ा सकते हैं उस चाय पर। ओके,
तो चाय काफी महंगी मिल रही है अमेरिका के अंदर। तो ब्रिटेन चाहता है कि यार वहां के लोगों को कुछ बेनिफिट दिया जाए। इसके लिए वो क्या कहता है, आज के बाद सीधा इंग्लैंड से चाय कहां जाएगी, सीधा इंडिया से चाय कहां जाएगी, अमेरिका, ब्रिटेन ना जाए। इससे ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में जो चाय के स्मगलर्स हैं, जो चाय की यहां पे खरीदारी करके अपना पैसा बना रहे थे, मुनाफाखोरी कर रहे थे, उनको लॉस होने वाला है, सिंपल सी बात है। तो इसका विरोध हुआ। विरोध में आप देखते हैं यहां पे जितने भी लोग यहां पे आपको दिख रहे हैं, ये एक व्यक्ति रहेगा जो इसका हेड रहेगा, और सैमुअल एडम्स यहां पे रहने वाले हैं जो कि एक स्मगलर ही हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मुनाफा कमा रहे हैं वहां पर। उनके द्वारा इस बोस्टन टी पार्टी घटना को अंजाम दिया जाएगा। देखिए घटना है 16 दिसंबर 1773। डेट्स मैं पहले समझा रहा हूं, डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टॉपिक को तैयार करने के लिए, सबसे बड़ा रोल प्ले करती है डेट। तो अगर आपसे पूछेगा बोस्टन टी पार्टी, तो डेफिनेट आपसे पूछेगा बताओ टाइमिंग क्या था। तो 16 दिसंबर 1773 अंडर द लीडरशिप ऑफ सैमुअल एडम्स, सैमुअल एडम्स की लीडरशिप में। ध्यान देना, यह व्यक्ति क्वेश्चन आ सकता है कि बोस्टन टी पार्टी में मुख्य भूमिका, इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था, सैमुअल एडम्स, ठीक है। सम अमेरिकन पोर्टर्स डिस्कस बोर्डर द शिप ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन बोस्टन हार्बर। जो बोस्टन हार्बर पे जो शिप खड़े हुए थे, ठीक है, वहां से 340 बॉक्सेस चाय के डंप कर दिए। कहां पर, समुद्र में, सी में डंप कर दिए, ठीक है, इंडो सी। दिस इवेंट इज कॉल्ड द बोस्टन टी पार्टी, और यह घटना बोस्टन टी पार्टी कहलाती है। एक्चुअल में यह विरोध प्रदर्शन करना है कि हम विरोध करते हैं उस घटना का, उस मूवमेंट का जो आपने यहां पर स्टार्ट किया है। हम नहीं चाहते कि सीधी चाय इंडिया से अमेरिका जाए। तो यह घटना क्या कहलाती है, बोस्टन टी पार्टी। क्या क्वेश्चन बनेगा, डेट कौन सी होगी, 16 दिसंबर 1773। द मेन लीडर ऑफ बोस्टन टी पार्टी सैमुअल एडम्स, ठीक है। 340 बॉक्सेस को डंप किया गया था, ठीक है। इमेज में आपको यहां पे साफ दिख रहा होगा। ओके, अब इससे ब्रिटिश सरकार नाराज होगी। उन्होंने क्या किया, बोस्टन हार्बर को सील कर दिया, बंद कर दिया कि नहीं जी, अगर आपने घटना की है इसका मतलब भाई ब्रिटिश सरकार के लिए समस्या ये बनेगी ना। ब्रिटिश सरकार दिक्कत ये खड़ी होगी क्योंकि अगर ब्रिटिश सरकार यहां पे कोई भी एक्शन नहीं लेती तो उसे कमजोर मान लिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया और यह अनाउंसमेंट किया, जब तक आप बोस्टन घटना का, बोस्टन टी पार्टी में जो भी लॉस हुआ है ब्रिटिश को, उसका कंपनसेशन पे नहीं करते, तब तक बोस्टन हार्बर ओपन नहीं होगा। इससे तो लॉस होने वाला है क्योंकि जो और ट्रेडर्स हैं उनका नुकसान हो गया, ठीक है। तो यहां पे अमेरिका प्लान कर रहा है। ध्यान देना, यह सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, एनडीए का सवाल है। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, देखो मीटिंग्स हो रही है, आप देख पाएंगे सेशन में, यहां पे इमेज बनी हुई है। अमेरिकन लोग यहां पर मिलकर इस पॉइंट के लिए मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे करके बोस्टन बंदरगाह को, बोस्टन जो डॉकयार्ड है उसे ओपन कराया जाए। इसके लिए पहली फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हो रही है। टाइमिंग पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन टाइमिंग पे आता है, ठीक है। एट द इन्वेशन ऑफ वर्जीनिया, वर्जीनिया ने बुलाया था इसको, तो क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस को किस कंट्री के अनाउंसमेंट पे आयोजित किया गया, तो आंसर क्या होगे, वर्जीनिया। टोटल ऑफ 56 डेलीगेट फ्रॉम ऑल कॉलोनीज एक्सेप्ट जॉर्जिया, ये नहीं आया था भाई, जॉर्जिया को छोड़ दो। क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में कौन सा कॉलोनीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, आंसर जॉर्जिया। आपको याद है ना, द फर्स्ट कॉलोनीज स्टैब्लिश डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि इस पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका था, ब्रिटिश सरकार का था, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। 56 डेलीगेट ने पार्टिसिपेट किया था, ये ध्यान रखना, 56 डेलीगेट, सिर्फ जॉर्जिया छोड़ दो। ये मीटिंग हुई थी फिलाडेल्फिया में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किसी भी मीटिंग का प्लेस पूछ सकता है, तो फिलाडेल्फिया में हुई थी। और कब हुई थी, 5 सितंबर 1774 में। 5 सितंबर 1774 के अंदर फिलाडेल्फिया में फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की गई। ऑल टुगेदर 56 डेलीगेट अटेंडिंग, इंक्लूडिंग कौन कौन है, देखो इसमें मेन है सैमुअल एडम्स। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट लीडर्स पार्टिसिपेट इन फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, सैमुअल एडम्स, जॉर्ज वाशिंगटन, पैट्रिक हेनरी, जॉन एडम्स, जॉन डिकिंसन। तो ये कुछ लीडर्स हैं जो इस कांग्रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका पर्पस क्या है,
द पर्पज ऑफ द कॉन्फ्रेंस का पर्पज है वॉज नॉट टू डिमांड फुल स्वराज बट टू गेट द राइट टू फुल ऑटोनॉमी इन इंटरनल अफेयर्स। चलो ठीक है, हमें कंप्लीट फ्रीडम नहीं चाहिए, बट हमारे जो ट्रेडिंग है, हमारे जो राइट्स हैं, उसमें तो हमें फुल ऑटोनॉमी मिल जाए। इनकी डिमांड यही है। ये कहना चाह रहे हैं कि हम कंप्लीट आजादी नहीं चाहते आपसे, बट हमें कुछ राइट तो मिले ताकि हम अमेरिका के लिए काम कर पाए, हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिए काम कर पाए। तो ये कुछ राइट्स की डिमांड कर रहे थे, ठीक है, सम राइट्स की ये डिमांड कर रहे हैं। द कॉन्फ्रेंस डिसाइडेड टू सीज ऑल ट्रेड विद इंग्लैंड। अच्छा देखो, एक डिसाइडेबल पॉइंट क्या हुआ कि इंग्लैंड के साथ होने वाले सभी ट्रेड क्या किए जाएंगे, सीज किए जाए। जितने भी ट्रेड हो रहे हैं इंग्लैंड के साथ, देखो क्योंकि विरोध किसका है, इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड के साथ जो भी ट्रेड होगा क्लोज किए जाएंगे। ए डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड ग्रीवेंसेस, और एक डिक्लेरेशन पास हुआ राइट एंड ग्रीवेंसेस का। हम अधिकारों की और जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारी जो सोच रहेगी उसके लिए हम काम करेंगे। वॉज ऑल्सो सेंट टू एम्परर जॉर्ज थर्ड। ध्यान देना, जब ये अमेरिका रिवॉल्ट हुआ था उस समय ब्रिटिश महाराज जो थे वो जॉर्ज थर्ड थे। ध्यान देना, इंग्लैंड में जॉर्ज थर्ड के पास ये जो डिक्लेरेशन वो भेजा जाएगा, जॉर्ज थर्ड को मैसेज किया जाएगा कि हम आपसे क्या डिमांड चाहते हैं, ठीक है। चेंज हिज पॉलिसी टुवर्ड्स कॉलोनाइजेशन। देखो साफ है, जॉर्ज थर्ड को बोला जा रहा है कि आप अपनी जो पॉलिसीज हैं, जो कॉलोनीज के प्रति आपने बना रखी है, उन्हें चेंज करिए। ये जरूरी है क्योंकि हमें भी राइट्स है रहने का। यह नहीं कि हम आपके अंडर में हैं तो आप हम पे जो भी चाहे मन मर्जी करें, नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमें भी राइट्स होगा। क्वेश्चन आ सकता है कि ए डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स और ग्रीवेंसेस किस कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का हिस्सा था, तो आप क्या करके आओगे, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। इस तरह के सवाल एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट, ये प्लान तैयार किया गया। द चेयरमैनशिप ऑफ द ब्रिटिश एम्परर वॉज प्रेजेंटेड बाय जोसेफ गैलावे। देखो इस प्लान को जोसेफ गैलावे की अध्यक्षता में, उसकी प्रेसिडेंसी में तैयार किया गया था कि हम इसके थ्रू भेजेंगे किसके पास, ब्रिटिश सम्राट के पास। बट सर ध्यान देना, ये जो जोसेफ गैलावे था ये रिप्रेजेंटेटिव था पेंसिल्वेनिया का, तो इसके थ्रू प्लान तैयार किया गया। बट दिस प्लान वाज रिजेक्टेड बाय 1 वोट। लेकिन ये प्लान 1 वोट से गिर गया। ये एनडीए का सवाल भी है, ये आप जब अपने प्रीवियस पेपर चेक करोगे वहां पे आपको सवाल मिलेगा। ये एज इट इज लाइन आपके एनडीए में आई हुई है, ठीक है। ये प्लान सम्राट के पास जाना था लेकिन ये प्लान फेल हो गया, ये प्लान जा नहीं पाया, 1 वोट से गिर गया, ठीक है। स्टार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखिए यहां से अमेरिकन रिवॉल्ट का फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। कौन सी घटना, द मेन रीजन या मेन इंसिडेंट ऑफ राइज ऑफ अमेरिकन रिवॉल्ट। तो क्या रीजन रहेगा अमेरिकन रिवॉल्ट के राइज का, तो देखो द इंसिडेंट ऑफ 19 अप्रैल 1775। समय है 19 अप्रैल 1775 का। टाइमिंग का ध्यान रखना। कैन बी कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। शुरुआत है, घटना कौन सी है, लिंग्विस्टन इंसिडेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अमेरिकन रिवॉल्ट यहां से स्टार्ट होता है। कहते हैं कि कुछ जो रिवॉल्यूशनरी लोग हैं वो लिंग्विस्टन से गुजर रहे होंगे, उन पर ब्रिटिश फौज का हमला हुआ, कई बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी मारे गए और यहीं से अमेरिकन रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये रिवॉल्ट का ध्यान रखना कि मेन रीजन है। कौन सी घटना, कौन सा इंसिडेंट द राइजिंग पॉइंट है आपके रिवॉल्ट ऑफ अमेरिका के लिए, तो ये होगा लिंग्विस्टन इंसिडेंट। कब हुआ, 19 अप्रैल 1775। सेकंड कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस हुई। पहली हो गई, पहले में तो यह था कि हम सिर्फ अपनी डिमांड रख रहे हैं, लेकिन अब चूंकि घटना घट चुकी है अब तो युद्ध होगा। सिंपल सी बात है, अब वो ये डिसाइड करेंगे कि अब करना क्या है। तो सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कब हुई, 10 मई 1775 को हुई सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। प्लेस वही रहेगा सेम, फिलाडेल्फिया, और इसकी अध्यक्षता की है जॉन हैंकॉक ने। ध्यान देना, इससे क्वेश्चन आते हैं कि सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप किसने की है, तो जॉन हैंकॉक ने की है, ठीक है। एट द कॉन्फ्रेंस ग्रेट लीडर लाइक कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया था, थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये पहली बार इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो ये आपको दिख रहा है बच्चा, ये है जॉर्ज वॉशिंगटन, जो अब यहां पे कमांडर डिसाइड होगा इस सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के अंदर। ध्यान देना।
जॉर्ज वाशिंगटन को आर्मी चीफ बनाया गया था इस कॉन्फ्रेंस में। तो यह क्वेश्चन आ सकता है कि जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेना का सेनापति कमांडर किस कॉन्फ्रेंस में अपॉइंट किया गया? तो क्या करके आओगे आंसर में? सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। ठीक है, द प्रपोजल ऑफ जॉन एडम्स, और ये प्रपोजल जॉन एडम्स ने रखा था इसके नाम का कि इन्हें बनाया जाए। बिफोर द कांग्रेस वर्जीनिया रिप्रेजेंटेटिव रिचर्ड हेनरी ली मेड ए मोशन टू एस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंस ऑफ द कॉलोनीज। और वर्जीनिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं हेनरी ली। उन्होंने क्या किया? एक मोशन पास किया आजादी का कि हम अपनी स्वतंत्रता घोषित कर रहे हैं। ठीक है, which was accepted at the second Congress on July 2, 1776 और following the approval of John Adams, जिसको जॉन एडम्स ने अप्रूवल दे दिया था और कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया जुलाई 2, 1776 को। ये वो टाइमिंग है जब अमेरिकन फ्रीडम के लिए किया गया कोई भी काम अब एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो रखा किसने था? लीन रखा था और एक्सेप्ट किसने किया? जॉन एडम्स ने किया 2 जुलाई 1776 को। चलिए, न्यूयॉर्क सपोर्टेड इट, ऑल कॉलोनीज, सबने सहमत दी, बट न्यूयॉर्क ने अपनी सहमति नहीं दी थी इस प्रपोजल को जो फ्रीडम के लिए पास हो रहा है। 5 मेंबर कमिटी बनाई गई थी प्रपोजल के कारण, जो भी फ्रीडम के लिए तैयार हो रहा है। अमेरिकन फ्रीडम जो मोशन तैयार किया जाएगा उसको प्रपोजल को अपनी सहमति देने के लिए 5 मेंबरों की कमिटी डिसाइड हुई। कौन कौन मेंबर हैं? एक तो थॉमस जेफरसन, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इन्होंने तो ड्राफ्ट रखा था इस चीज का, थॉमस जेफरसन ने। क्वेश्चन आएगा कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस जो ड्राफ्ट है वो किसके थ्रू रखा गया? तो आंसर होगा आपका थॉमस जेफरसन के थ्रू। ओके, हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्जीनिया वाज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्वेश्चन आएगा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस रखा किसने था? थॉमस जेफरसन ने। ओके, 4 नंबर कौन कौन है ये भी हैं? जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक रोजर सरमन और एक रॉबर्ट लिविंगस्टन। तो 4 नंबर ये क्वेश्चन आएगा कि अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस जो मोशन था उसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? 5 मेंबर हैं, एक ये रहा और 4 आपके सामने ये रहे। इनमें से पूछ सकता है कोई भी नाम। तो जॉन एडम्स भी है इसमें, बेंजामिन फ्रैंकलिन भी हैं, रोजर सरमन भी हैं और रॉबर्ट लिविंगस्टन भी हैं। 4 जुलाई, ऑन 4 जुलाई 1776 थॉमस जेफरसन डिक्लेयर अमेरिकन इंडिपेंडेंस इन फिलाडेल्फिया। और थॉमस जेफरसन ने अमेरिकी इंडिपेंडेंस, अमेरिका की स्वतंत्रता आजादी की घोषणा कर दी फिलाडेल्फिया में। कब की? 4 जुलाई 1776 को। ध्यान देना, इसलिए ध्यान देना बेटा, आज ये जो 4 जुलाई आपको दिख रहा है ये क्या है? अमेरिका का नेशनल डे। जो नेशनल डे अमेरिका का सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 4 जुलाई को, इसीलिए क्योंकि पहली बार 4 जुलाई को ही उनकी आजादी की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए एंड ऑफ पॉइंटों पे अब हम बात करेंगे युद्धों की, क्योंकि अब अमेरिका रिवॉल्ट तो हो चुका है। तो कौन कौन सी घटनाएं थी जो इस युद्ध में हम इस पूरे सेशन में देखेंगे। तो मेजर इंसिडेंट कौन कौन से हुए? कॉन्फ्लिक्ट के, संघर्ष कहां से स्टार्ट हुआ? देखो, ब्रिटिश जनरल है विलियम हो, शुरुआत यहां से है। ब्रिटिश जनरल कौन है? विलियम हो। डिफीट देता है फिलाडेल्फिया कांग्रेस के जनरल किसको? जॉर्ज वॉशिंगटन को इन द बैटल ऑफ बंकर हिल। ध्यान देना, सबसे पहले इस रिवॉल्ट में जिस युद्ध की शुरुआत हुई उसका नाम था बैटल ऑफ बंकर हिल। ये युद्ध हुआ 1776 के अंदर और इस युद्ध में कौन हारा? जॉर्ज वॉशिंगटन जो कमांडर था ब्रिटिश अमेरिकी फौज का, वो हार गया। किसके थ्रू? विलियम हो। इसका मतलब आपको ध्यान रखना, जो पहली स्टेप है अमेरिकन रिवॉल्ट की, जो पहली स्टेप है उसमें जॉर्ज वॉशिंगटन हारा है। ठीक है, लेकिन देखो अगली बार 1777 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने हरा दिया है, डिफीट दे दिया किसको? इंग्लिश जनरल बुर्गोयन को। कौन से वॉर में? बैटल ऑफ साराटोगा। बंकर हिल में हारा, लेकिन साराटोगा में इसने अंग्रेज जनरल बुर्गोयन को हरा दिया। ठीक है, एंड फोर्स हिम टू सरेंडर, और उसको सरेंडर करने के लिए बोल दिया है। द इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द वॉर ऑफ साराटोगा वॉज दैट यूरोपियन कंट्रीज सच एज फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, ये भी अब अमेरिका के पक्ष में आ गए। देखो, जब कोई जीतता है तो उसका साथ देने के लिए और भी लोग आ जाते हैं जो ब्रिटेन से पहले से प्रॉब्लम में है। तो फ्रांस,
स्पेन और हॉलैंड, उन्होंने भी इस वॉर में जीतने के बाद अमेरिका का साथ दिया, साराटोगा में जीतने के बाद। ध्यान देना। नेक्स्ट, फाइनली जॉर्ज वाशिंगटन ने क्या किया, लफायते जो फ्रांस कमांडर है, क्योंकि फ्रांस साथ दे रहा है इनका, फ्रांस कमांडर लफायते की सहायता से क्या किया, अंग्रेज जो जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको हराया बैटल ऑफ यॉर्कटाउन में। ध्यान देना, बैटल ऑफ यॉर्कटाउन या वर्जिनिस जो भी है, यॉर्कटाउन का युद्ध अमेरिकन रिवॉल्ट का क्लोजिंग होगा, कोई यहां से ब्रिटेन अब हार जाएगा। यॉर्कटाउन में हराकर 1781 में उसे सरेंडर करने के लिए बोल दिया और यहां अमेरिका जीत जाता है और ब्रिटेन यहां पे हार जाता है। ठीक है, अब ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई। ठीक है, इस वॉर की क्लोजिंग के बाद 3 सितंबर 1783 में हुई थी ट्रीटी। इंग्लैंड रिकॉग्नाइज दैट इंडिपेंडेंस ऑफ 13 अमेरिकी सेटलमेंट, और ब्रिटेन तैयार हो गया 13 अमेरिकी कॉलोनीज को फ्रीडम देने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका किस ट्रीटी से आजादी प्राप्त करता है, तो क्या करोगे, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, ध्यान देना। क्लोजिंग पॉइंटों पे हम, रिगार्डिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द स्ट्रगल टू ब्रिटिश कमांडर लॉर्ड कॉर्नवालिस सेड दैट इफ वी एलिमिनेट ऑल मेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका टू वी विल हैव टू फाइट ए लॉट टू विन द वुमेन। महिलाओं का भी काफी बड़ा रोल रहा है इस रिवॉल्ट में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर हम सभी अमेरिकन पुरुषों को अगर हम गिरफ्तार कर लेते, अगर उन्हें समाप्त भी कर देते, तब भी हमें महिलाओं से लड़ने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता, जो इस मूवमेंट की काफी बड़ी खासियत है। ठीक है, द न्यू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स फॉर मार्च 1789। फॉर मार्च 1789 को यूएस का नया संविधान पास किया गया। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू गवर्नमेंट कौन बनाए गए, जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने, और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, जॉन एडम्स को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया अमेरिका का। क्लियर। तो अमेरिका संविधान कब पास हुआ, 4 मार्च 1789 यूएस कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ। ठीक है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जॉर्ज वाशिंगटन एंड द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका जॉन एडम्स। क्लियर। इसी के साथ बच्चा आपका ये पहला टॉपिक रिवॉल्ट ऑफ अमेरिका या अमेरिका रिवॉल्ट आपका क्लोज किया जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट्स है तो डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, और पर्सनली भी आप डिस्कस कर सकते हैं। टीचर्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे हर क्लास के अंदर, तो ये आप अच्छे से तैयार करें। गुड लक बच्चों, बाय। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.